फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं और 11-12 जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूएशन। हम इससे पहले एक लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अपलोड कर चुके हैं और अब हम दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जब चार्ज फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन जब कितना चार्ज फ्लो करता है एक गिवन एरिया में और एक गिवन टाइम के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक रैंडम फ्लो ऑफ चार्ज है जिसमें आपको नहीं फर्क पड़ता कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, किस में से फ्लो कर रहे हैं, कितनी देर के लिए फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एरिया और टाइम, मेनली हम यहाँ बात करेंगे टाइम की, अगर हम चार्ज को टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं कि भाई एक गिवन टाइम के अंदर किसी भी एरिया से कितना चार्ज पास कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो टेक्निकली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। तो अगर हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन टाइम। जहाँ पे करंट क्या आ गया I, चार्ज क्या होता है Q और टाइम क्या हो गया T। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमने पहले भी बात करी थी, इट इज 10 to the power 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, जहाँ पे कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को तो हम टेक्निकली मेजर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही छोटा यूनिट होता है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ी क्लासेस के अंदर हम सिंगल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, या हम यहाँ पे किससे करेंगे रिप्रेजेंट, Q से। तो हम ये भी कहते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया Q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे लिखते हैं, N, और जहाँ पे क्या आ गया ये। अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ पे भी इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू I इंटू टाइम, राइट। तो कभी कभार चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का भी दे सकता है, कभी कभार चार्ज आपको बल्क के अमाउंट में भी दे सकते हैं। अब फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई करंट का यूनिट क्या है। तो SI यूनिट ऑफ करंट कैसे आएगा, कूलम चार्ज का यूनिट हो गया अपॉन T कितना हो गया, सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो कूलम अपॉन टाइम या कूलम पर टाइम जो होता है वो पर सेकेंड क्या बन जाता है, एम्पियर बन जाता है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब सवाल ये भी आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट फ्लोज जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक वायर से एक गिवन पॉइंट में 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस की, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, ऐसे करंट भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है जिसका नाम
क्या होता है, एमीटर। तो करंट जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है उसका नाम है एमीटर, और इसको हम सर्किट में किससे लगाए जोड़ते हैं, सीरीज के अंदर जोड़ते हैं। सर हम एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हम एमीटर को सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में। जैसे हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर को हम सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में, अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसे ही एमीटर को हम कहाँ पे जोड़ते हैं, सीरीज में, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो जिन चीज़ों की रेजिस्टेंस कम होती है उनको हम सीरीज में लगाते हैं। तो एमीटर सीरीज में हमारा क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, राइट। तो अब हमें करंट के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेनी चाहिए। एम्पियर तो एक अच्छा खासा यूनिट है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अदर यूनिट्स भी हमारे पास होते हैं करंट मेजर करने के। अदर यूनिट्स ऑफ करंट जो छोटे हैं वो क्या होते हैं, मिली एम्पियर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। एक और होता है माइक्रो एम्पियर, तो उसको हम 1 म्यू ए, वो 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है, बट हम हार्डली मिली या माइक्रो एम्पियर से डील करेंगे। अगली जो चीज़ है करंट के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान रखना। करंट always flows from high potential to low potential। करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। जैसे पानी भी ऊपर से नीचे गिरता है, जिसके बारे में बात करी, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई बॉडी टू लो बॉडी। तो करंट हाई टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर, ऐसे ही बेटा करंट जो है वो भी फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। एंड इसके फ्लो करने की एक ही कंडीशन है, करंट ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट वहाँ से फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से करंट 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है एंड चलता रहता है। अगर हम सर्किट में जोड़ेंगे तो करंट जो होता है उसकी कॉन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता रहेगा, ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या हो गया लो पोटेंशियल, एंड करंट फ्लो करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इस वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करते रहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, मेंटेन। But electrons flow from negative terminal to positive terminal। तो करंट की कॉन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है,
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, सर्किट के थ्रू करंट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल से, उसी सर्किट के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, ताकि वो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर रख सकें। वो तो क्लास अभी तक हमने बात किया कि करंट जो होता है वो कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, राइट, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फ्लोस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स की जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए, जिनको हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के अंदर, और हमारे पास क्या आता है, सर्किट डायग्राम। तो हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। एंड सर्किट डायग्राम की। नॉर्मली अगर आप नेक्स्ट टाइम या आपने फिजिक्स लैब अपनी विजिट करी है स्कूल के अंदर, तो आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं। नॉर्मली वो वायर कॉपर की या एल्यूमिनियम की बनी होती है, बिकॉज दे आर गुड करंट कैरियर्स। उसके ऊपर थोड़ा सा एक वाइट कलर का एक धागा सा बना होता है, इंसुलेशन जिसे कहते हैं, ताकि आपको करंट जो है वो ना लगे, राइट। तो नॉर्मल एक वायर को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली अगर हम एक बात करें वायर की, तो वो ऐसे हो जाता है। इस वायर को आप कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं। देन अगर हमारे पास होता है वायर जॉइंट, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास है क्रॉसिंग वायर, मतलब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो एक वायर ऐसे जा रही है, एक वायर उसके ऊपर से पास थ्रू कर रही है, पर वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। देन हम बात करते हैं सेल की। सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे एक लाइन बड़ी होती है, एक टर्मिनल छोटा होता है। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो टेक्निकली पॉजिटिव होता है, ये हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। छोटा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, तो आपको उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपको कनेक्ट करना होता है, उसको हम बैटरी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो आप उसको ऐसे शो कर देते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं स्विच या प्लग या फिर की, तो उसको अगर हम ऐसे, तो ये ओपन है, तो इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर आप इसी के अंदर एक डॉट दिखा देते हैं, तो इसका मतलब है आपने की इंसर्ट कर दी है, सर्किट हमारा क्लोज हो गया है, कंप्लीट है, तो करंट जो है वो फ्लो करता है। देन अगर हम बात करते हैं रेजिस्टर की, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टर प्रोवाइड करने वाले सब्सटेंस की, डिवाइस की, जिसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टैट, तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, राइट। और हम बात करें एमीटर की, जो करंट मेजर करता है, तो उसको हम ऐसे शो कराते हैं। पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। और अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो उसको भी हम ऐसे ही शो कराते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल।
तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और इनको जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं विद कनेक्टिंग वायर्स तो हमारे पास एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आता है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कनेक्शन या जॉइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विद कनेक्टिंग वायर्स, इसे कहते हैं हम सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, जो अभी तक के टॉपिक से हमारे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज 200 पर है। तो हमारे पास आ गया पेज 200 और ये आ गया सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट 0.5 एम्पियर का। तो हमारे पास करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो 0.5 एम्पियर का करंट इलेक्ट्रिक बल्ब से विड्रॉ हुआ है, ड्रॉ किया गया है फॉर 10 मिनट्स। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 10 मिनट्स। टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 10 इंटू क्या कर दिया 60 सेकंड्स कर दिया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या पता चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस। क्या निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो 0.5 इंटू 10 इंटू कितना हो गया 60। अगर आप इसके डेसिमल को हटाते हैं नीचे आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 300 कूलम। तो आंसर कितना आ गया हमारा 300 कूलम। नेक्स्ट देखते हैं इसी पेज पर हमारे इनटेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। इनटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज विसिनिटी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या डिवाइसेस आपस में ज्वाइन किए जाते हैं विद कनेक्टिंग वायर्स। सो इट इज़ अ क्लोज सर्किट हैविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस joined together with connecting wires. सेकेंड क्वेश्चन कहता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर्स। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। थर्ड क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इनटेक्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है 1 कूलम, एंड what is the charge on 1 electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो याद है मेरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्ज किसके बराबर होता है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको n निकालना है, टोटल चार्ज इंटू दिस। तो ये आ गया 1 कूलम, ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया 10/16। मैंने डेसिमल हटा दिया, ऊपर 10 आ गया, और ये क्या आ गया 10 टू द पावर पॉजिटिव 19। तो सिंप्लीफाई बैलेंस सिंपली कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक ज़ीरो बोरो कर ली। मेरे पास ये आ गया 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 को 100 को डिवाइड करेंगे 16 से, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर
18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर होंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे एनसीईआरटी के अगले पेज पर आते हैं। ये है हमारा सॉल्व एग्जाम्पल 2, और एनसीईआरटी के किस पेज पर है? पेज 202 पे। कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन। एक चार्ज को मूव करना है, मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 12 वोल्ट्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W निकालना है, V इंटू क्यू। तो V कितना आ गया? 12 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 24 जूल। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी पेज पर इन टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं नेम अ डिवाइस विच that helps to maintain a potential difference across a conductor. Very nice question. It is a cell or a battery, है ना, नहीं तो करंट का सोर्स। एग्जैक्टली जैसे हमारे यहाँ पे पावर हाउस होता है, वो डिवाइस मेंटेन करके रखता है, बट नॉर्मली सर्किट के अंदर सेल या बैटरी मेंटेन करके रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो ये आ गया इंटेक्स का सेकंड क्वेश्चन। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में तब आता है जब 1 जूल ऑफ वर्क होता है टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। तो आपको 1 जूल ऑफ मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए। क्या? 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर is known as potential difference. And next question है हमारा इंटेक्स का थर्ड क्वेश्चन। How much energy to each coulomb। अब आपको क्या निकालना है? एनर्जी। एनर्जी को आप किस में लिख सकते हैं? W, क्योंकि दोनों का यूनिट ही क्या होता है? जूल। टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब हो गया चार्ज जो है वो कितना है? 1 कूलम। कहते हैं हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो आपके पास वोल्टेज कितनी गिवन है? 6 वोल्ट। चार्ज दे रखा है, ईच कूलम लिखा है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। आपको एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये आ गया 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम। आपके पास क्या आ गया? 6 जूल। तो अभी तक के जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने आज इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है किस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी है, किस हिसाब से आपको हमने समझाया है, ठीक है। और आप आगे का टॉपिक जो है वो समझ सकते हैं इसी पे बेस्ड। तो क्लास आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, राइट। एंड मैं बहुत ही जल्दी इसके बाकी के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ इस चैप्टर के। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।